नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सुप्रीम मनुष्का ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। मैं रत्नाकर मिश्रा पुनः उपस्थित हूँ आज आपका रोचक टॉपिक लेकर, और वो टॉपिक है भाषा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के विषय में क्या खूबियाँ रही हैं, इसका इतिहास क्या रहा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की क्या परिभाषा है, भाषा किन किन बिंदुओं से क्वेश्चन भाषा से संबंधित पूछे गए हैं। यूपी टेट और सी टेट में भाषा से संबंधित 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और भाषा किसे कहते हैं, किस धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, भाषा का क्या तात्पर्य है, आज उसी पर बात कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा भाषा से रहेगा, और हिंदी भाषा की उत्पत्ति के विषय में हम आज आपको बताएंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज भाषा पे बात करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। संसार भर में लगभग कहा जाता 88 भाषाओं का विकास हुआ, अर्थात 8800 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 13 भाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन 13 भाषाओं में हिंदी भाषा का भी अपना एक महत्व है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन हिंदी भाषा को जानने से पहले, हिंदी भाषा के विकास और हिंदी भाषा की उत्पत्ति के विषय में जानने से पहले हम भाषा के विषय में जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो आते हैं दोस्तों, और भाषा की परिभाषा किसे कहते हैं। भाषा नदी की धारा की तरह एक चंचल है, और यह चंचलता उसकी बोलचाल की और उसकी शैलियों में निर्भर करती है। भाषा के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन भाषा की जो सर्वमान्य परिभाषा है हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा का तात्पर्य होता है कि मनुष्य की सार्थक व्यक्त करने वाली को भाषा कहते हैं, अर्थात निरर्थक नहीं, सार्थक। जिन शब्दों को सार्थक कहा जाता और उन शब्दों को जब हम एक दूसरे के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और वही व्यक्त वाली को ही भाषा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में भाषा भास से बनी, किस धातु से, भास धातु से बना है। ये संस्कृत व्याकरण में इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना होता है। भाषा के विषय में कहा जाता है कि भाषा सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को कहते हैं। वहीं दूसरी ओर भाषा का यादृच्छिक संकेत होता है। यादृच्छिक का मतलब शब्द और अर्थ में इनमें कोई अंतर नहीं होता। चाहे बिल्ली कहिए, चाहे कौवा कहिए, या बिल्ली या कौवा की आवाज सुनकर भी हम उसके संकेतों को जान लेते हैं। तो भाषा एक यादृच्छिक संकेत है। 3 या 4 बार इस भाषा से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा, भाषा सामान्यतः मनुष्य की सार्थक व्यक्त करने वाली वाणी को कहते हैं। वाणी का यहाँ तात्पर्य है यानी मनुष्य के भावों, विचारों और उनके मनोभावों को व्यक्त करने वाली शैली को ही भाषा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भाषा किस धातु से इसकी रचना हुई, तो भास धातु से इसकी रचना हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। वही सार्थक शब्दों के, भाषा कहते किसे हैं, सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा के नाम से जाना जाता है। और भाषा कैसी होती, यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक का मतलब होता है शब्द और अर्थ दोनों में जो समान हो, अर्थात कोई अंतर यहाँ पर न दिखाया गया हो। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी विचारों को, अपने मनोभावों को और अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो इतनी बात तो भाषा से संबंधित रही है। और बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जो मुख्यतः हमारा टॉपिक आधारित है वो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा वो संस्कृत भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा के नाम से या देववाणी के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा का इतिहास हमारे देश में लगभग
3500 वर्षों का रहा, यानी 3500 वर्षों का लगभग संस्कृत भाषा का विकास हुआ। और इस संस्कृत भाषा के विकास के ही क्रम में जब भारत में आर्यों ने आगमन किया तो आर्यों के द्वारा एक भाषा बोली गई और वह भाषा का नाम ही संस्कृत भाषा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। ये एक ऐसी भाषा थी भारत में सबसे प्राचीन जो विभिन्न शब्दकोशों की रचना करती है, और इसी संस्कृत भाषा से विभिन्न भाषाओं का अस्तित्व छिपा है और विभिन्न भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। और इस संस्कृत भाषाओं के कालखंड को अगर देखा जाए, जिसे आर्य भाषा काल कहा जाता है, इसका इतिहास अगर गौर करें तो इस संस्कृत भाषा कालखंड को या आर्य भाषा कालखंड को उत्तर भारत के आधार पर इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है, और वो 3 कालखंड है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसका समय अगर बात किया जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 500 ईसा पूर्व तक के काल को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल कहा जाता है। इस काल में केवल संस्कृत भाषा का बोलबाला था। संस्कृत भाषा एक साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग होती थी। सबसे विश्व की प्राचीनतम कृति की बात की जाए तो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। यहीं से हमको भाषा के विषय में जानकारी मिलती है। विश्व की सबसे प्राचीनतम कृति अगर देखी जाए तो वह ऋग्वेद है, और ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। कुल मिलाकर 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 500 ईसा पूर्व तक भारत में कौन सी भाषा का विकास था? वो भाषा थी उत्तर भारत में संस्कृत भाषा, जो आर्य लोग लेकर आए, यानी आर्य प्रजाति के लोग जब यहाँ निवास किए उत्तर भारत या मध्य देश में, तो उन्होंने संस्कृत भाषा को बोलचाल में, और इसके अंतर्गत वैदिक ऋषि मुनियों ने इसी भाषा के माध्यम से विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भी रचना की है। तो 1500 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व तक को संस्कृत भाषा का काल कहा जाता है। यह भारत की सबसे प्राचीन आर्य भाषा काल के नाम से जाना जाता। वहीं दूसरे नंबर पर मध्यकालीन आर्य भाषा काल कहा जाता है। इसका कालखंड 500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईस्वी तक है। इस कालखंड में क्या हुआ? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के कालखंड को, इसी कालखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ऐतिहासिक दृष्टि में जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव होता है, और इसी जैन और बौद्ध धर्म में एक भाषा विकसित हुई, और उस भाषा को लोक भाषा के नाम से जाना जाता था। इस भाषा को लोक भाषा कहा जाता था, और इसी लोक भाषा को ही प्राकृत भाषा के नाम से जाना जाता। और यह प्राकृत भाषा किसकी भाषा थी, किस धर्म की थी? यह प्राकृत भाषा ये जैन धर्म की थी, और इसी प्राकृत से ही पाली यानी संस्कृत से ही पाली भाषा का जन्म हुआ, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने जनसाधारण के उपदेश के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। तो इस 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक लोक भाषा का विकास हुआ, और ये लोक भाषा में ही प्राकृत और पाली का नाम आता है, और यह जैन और बौद्ध धर्म की भाषा रही। हाँ, एक प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत की प्रथम देश भाषा, यानी भारत की प्रथम देश भाषा किस नाम से जाना जाता? तो भारत की प्रथम देश भाषा पाली भाषा को कहा जाता है, और इसे पुरानी प्राकृत के भी नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि भारत की सबसे पुरानी प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? तो भारत की अगर सबसे पुरानी प्राकृत भाषा का नाम आए तो वह पाली भाषा है, और यह पाली भाषा बौद्ध धर्म के अनुयायियों की रही, यानी बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध या उनके अनुयायियों ने इस भाषा का प्रयोग किया था। वही शिलालेखों में भी इस भाषा का उल्लेख मिलता है। वही तीसरे नंबर पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, यह इसका कालखंड 1000 ईस्वी से आज तक माना जाता है, वर्तमान तक। इस कालखंड में क्या हुआ? इस कालखंड में कहा जाता है, इस कालखंड में नई नई भाषाओं का जन्म हुआ, और नई नई भाषाओं में एक भाषा का विकास होता है, और उस भाषा का विकास अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, अर्थात साहित्यिक दृष्टि या कुछ विद्वानों ने इस अपभ्रंश को 500
ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल कहा है। और अपभ्रंश भाषा किसे कहते हैं? पहले तो ये जान लें कि अपभ्रंश क्या है। अपभ्रंश का मतलब होता है पाली और प्राकृत, जब ईसा पूर्व में यह भाषा चर्चित थी तो इन्हीं से एक रूप इन भाषाओं का बिगड़ा, यानी गांव और छोटे छोटे कस्बों में एक भाषा प्रचलित हुई जिसे ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अवघट भाषा, अवहट्ट भाषा, अवहंस भाषा के नाम से जाना जाता है। और यह भाषा अपभ्रंश के नाम से भी जानी जाती है। अपभ्रंश का मतलब होता है किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप या गिरा हुआ रूप। और अपभ्रंश को काल को 500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल कहा जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, तो अपभ्रंश का मतलब होता है किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। और वह रूप किसका था बिगड़ा हुआ? यानी पाली और प्राकृत के ही ये रूप बिगड़े हुए थे, यानी गिरा हुआ रूप। और इस अपभ्रंश को अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, देश भाषा, अवघट भाषा, अवहट्ट भाषा, अवहंस भाषा। इसी अवघट भाषा में उस समय कई महत्वपूर्ण कवियों का भी नाम आता, जिनमें एक महत्वपूर्ण कवि थे साहित्यिक में, और वो थे विद्यापति। विद्यापति ने अवघट भाषा में ही लगभग 11वीं या 12वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी, और उस ग्रंथ का नाम है पदावली, जो अवघट भाषा में लिखी गई रचना। ये सब टेट और सीटेट के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये भाषा का विकास रहा। इस अपभ्रंश काल में कहा जाता है कालांतर में कई आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। उन आधुनिक भारतीय भाषाओं को ही हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, अवधी, यानी विभिन्न बोली और भाषाओं में से विभाजित कर दिया गया। और यही विभिन्न बोली और भाषाएं आधुनिक भारतीय भाषाओं के नाम से जाना जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति अगर हुई है तो वह सौर-सौनी अपभ्रंश से हुई है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस टॉपिक से संबंधित हर परीक्षाओं में लगभग 1 या 2 प्रश्न पूछे हैं। यूपी टेट एग्जामों में और सी टेट एग्जाम भी इस टॉपिक से क्वेश्चन लगभग पूछे ही गए हैं और पूछे जाएंगे भी कि अपभ्रंश का काल कब रहा, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, अपभ्रंश को कितने कालखंडों में बांटा गया है। इनसे प्रश्न विभिन्न प्रकार के बनते हैं। तो हिंदी भाषा की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो किस अपभ्रंश से हुई है हिंदी की उत्पत्ति? सौर-सौनी अपभ्रंश से हुई है। सौर-सौनी अपभ्रंश। सौर-सौनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। और इसी अपभ्रंश में कहा जाता है कि भाषा विज्ञान ने इसको 5 प्राकृत भाषाओं में बांट दिया गया या अपभ्रंश में बांटा गया। उत्तर भारत में कहा जाता 7 अपभ्रंश प्रचलित थे और इन्हीं 7 अपभ्रंशों से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। और देख लेते हो कौन कौन सा अपभ्रंश है, जिनमें से सौर-सौनी अपभ्रंश, पहला अपभ्रंश सौर-सौनी। इससे कौन सी आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ? इससे पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ, राजस्थानी हिंदी का जन्म हुआ। पश्चिमी हिंदी से ही हिंदी का जन्म हुआ, राजस्थानी हिंदी का जन्म हुआ, ब्रज भाषा का जन्म हुआ और खड़ी बोली का जन्म हुआ। और खड़ी बोली के एक महत्वपूर्ण कवि का नाम आता है, यानी खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं अमीर खुसरो साहब। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भारत में माना जाता। और अमीर खुसरो कौन थे? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पश्चिम में एटा जिले में हुआ था। कासगंज तहसील के अंतर्गत एक गांव था पटियाली, वहीं पर इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो। ये दरबारी कवि थे सल्तनत काल में। तो अमीर खुसरो ने एक भाषा का जन्म दिया और वह भाषा थी खड़ी बोली। और खड़ी बोली किस अपभ्रंश से है? सौर-सौनी अपभ्रंश से है। पश्चिमी हिंदी सौर-सौनी अपभ्रंश से है। राजस्थानी भाषा सौर-सौनी अपभ्रंश से है और ब्रज भाषा भी सौर-सौनी अपभ्रंश से। इसी ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए एक महान कवि हुए हैं जिन्हें सूरदास के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ही ब्रज भाषा को अपना करके भगवान श्री कृष्ण की महत्वपूर्ण कविताओं की रचना की।
तो ये ब्रज भाषा का प्रयोग मथुरा के आसपास का जितना भी क्षेत्र रहा वो सब ब्रज भाषा के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान से जैसे भरतपुर के आगे बढ़ेंगे वहाँ राजस्थानी भाषा का विकास होता है। वही खड़ी बोली आपको हम बता ही चुके हैं कि एटा मैनपुरी ये सब इधर का जितना भी क्षेत्र है वो सब खड़ी बोली का क्षेत्र जाना जाता है। और इसके जनक तो अमीर खुसरो ही थे। वही दूसरी अपभ्रंश की बात करते हैं, पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश में कौन कौन सी आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ? लहंगा और पंजाबी। पंजाबी और लहंगा भाषाएं पैशाची अपभ्रंश से संबंधित है। वही तीसरी ब्राचट अपभ्रंश है। ब्राचट अपभ्रंश से ही सिंधी भाषा का जन्म होता है। आधुनिक सिंधी से ही कहा जाता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, क्योंकि सिंध के लोग सिंधी पहले बोलते थे और सिंध से ही हिंद बना और हिंद से ही हिंदी शब्द बना। वही खस अपभ्रंश की बात करते हैं चौथे नंबर से। खस अपभ्रंश से पहाड़ी, कुमायूं, गढ़वाली ये भाषा उत्तराखंड में बोली जाती है। अर्थात इधर के क्षेत्र में उत्तर भारत की तरफ चले जाए, नैनीताल या देहरादून या उत्तर काशी या ऋषिकेश, सब यहाँ गढ़वाल, कुमायूं जैसी भाषाओं का विकास होता है। तो ये आधुनिक भाषा है। उसके बाद पांचवें अपभ्रंश की बात करें, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्री से मराठी आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म होता है। और मराठी भाषा कहाँ बोली जाती? महाराष्ट्र क्षेत्र में बोली जाती है। पुणे से लगाकर नासिक, मुंबई का जितना भी उधर का क्षेत्र है, यानी महाराष्ट्र का पूरा का क्षेत्र मराठी भाषाओं से संबंधित है। और इस भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? वह है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। ये 5वें नंबर के अपभ्रंश है। उत्तर भारत मैंने बताया था कितने अपभ्रंशों का जन्म हुआ था उत्तर भारत और पश्चिमी उत्तर भारत में? तो 7 अपभ्रंशों के द्वारा ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। वही 6वें नंबर पर अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ, अवधी का जन्म हुआ। अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अयोध्या और फैजाबाद, सुल्तानपुर का आगे का जितना भी क्षेत्र है वो सब अवधी क्षेत्र के अंतर्गत आता। पूरा का यह बेल्ट आपका अवधी का भी क्षेत्र काफी बड़ा रहा है। और इसके अंतर्गत कहा जाता है अवधी के एक महत्वपूर्ण कवि हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास। और अवधी भाषा में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। और अवधी भाषा किस अपभ्रंश से है? अर्धमागधी अपभ्रंश। प्रयागराज, मैं इस समय प्रयागराज में ऑनलाइन क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले हमारी कोचिंग यानी हमारा संस्थान इसी एलन के पास चलता था, जो हिंदी संस्थान के नाम से जाना जाता था। हमारा संस्थान केवल हिंदी संस्थान के नाम से जाना जाता था। और उस संस्थान में हम लगभग 10 या 12 क्लास डेली पढ़ाते थे और केवल एक विषय पढ़ाते थे। वो विषय था केवल हिंदी। यूपी टेट और सी टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, दरोगा, वनडे, एक दिवसीय परीक्षाओं से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं उनमें हम केवल हिंदी पढ़ाते थे। हमारी अभी तक ऑनलाइन क्लासें नहीं थी, लेकिन विद्यार्थियों और कुछ छात्रों की विशेष मांग पर कि सर इस कोरोना काल में आपकी क्लास नहीं मिल पा रही, ऑफलाइन शिक्षण संस्थान सभी बंद है, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग से लेकर, सर आप ऑनलाइन पढ़ाइए। और इन छात्रों की डिमांड पर हम सुप्रीम अनुष्का ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े और हमारी पूरी टीम इस पे लगी हुई है। PCS, IS से लेकर एक दिवसीय परीक्षाओं से संबंधित जितने भी एग्जाम आयोजित होंगे उन सभी एग्जामों को क्वालिफाई कराने के लिए हमारी टीम प्रतिबद्ध है। रही बात हिंदी विषय की, तो उसको हम कवर कराएंगे और हिंदी विषय को कवर कराने का ये प्रयास हमारा रहा है कि हर एक टॉपिक हम आपको बृहद रूप से समझा रहे हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अवधी भाषा यानी गोस्वामी तुलसीदास ने ग्रंथ की रचना की थी और उस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। और वो किस भाषा में? अवधी भाषा में है। तो अवधी भाषा का जन्म देखा जाए तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और इसी से बोगली भाषा का जन्म हुआ और इसी से छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म हुआ। पूर्वी हिंदी की बात की जाए तो पूर्वी हिंदी में भोजपुरी वगैरह जितनी भी बिहार की जितनी भी भाषाएं हैं वो सब पूर्वी हिंदी में आती है, यानी भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। पूर्वांचल का क्षेत्र,
वहीं मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया इतनी भाषाएं आती हैं। ये मागधी अपभ्रंश है। मागधी अपभ्रंश क्या अपभ्रंश है? मागधी अपभ्रंश के विषय में कहा जाता है इसका जन्म मगध के आसपास हुआ है और इस भ्रंश के विषय में कहा जाता है श्रीलंका के लोग यानी सिंघल द्वीप के लोग मागधी यानी पाली को मागधी भाषा के नाम से जानते हैं। इसे मागधी कहा जाता है और इस अपभ्रंश का विकास हुआ और इससे बिहारी यानी बिहार में बोले जाने वाली, बंगाली, उड़िया, उड़ीसा में बोले जाने वाली, बंगाल में बंगाली बोली जाती है और उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है और असम में असमिया भाषा बोली जाती है। और इस भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा रहा टॉपिक हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा को कितने अपभ्रंशों में बांटा गया है? हिंदी भाषा के अगर प्रश्न पूछा जाए कि मूल उत्पत्ति किससे हुई है? सौर-सोनी अपभ्रंश से हुई है और इस सौर-सोनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी ब्रजभाषा और खड़ी बोली का जन्म हुआ। तो यह टॉपिक आपको हम समझा रहे थे हिंदी भाषा और भाषा के विषय में कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस अपभ्रंश हुए। इससे 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे गए हैं और पुनः फिर पूछे जाएंगे। इसको कहीं आप नोट कर लीजिए और हमारे लेक्चर को 1 या 2 बार निश्चित रूप से समझिए तो आपको भाषा से संबंधित टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई उस विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। तब तक दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए। खुश रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।